हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी का हम पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम समझ रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो इंडिया पे है तो वो अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश कर रही है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लग रहा। वो चाहते थे कि हम रूल करें, हमारे यहाँ की कंपनी क्यों रूल कर रही है। तो उन्होंने कुछ एक्ट पास करना स्टार्ट करे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जहाँ पे कहा गया था कि बंगाल को गवर्नर नहीं होगा, वो गवर्नर जनरल बन जाएगा और गवर्नर जनरल के उससे काउंसिल होगी, उसको असिस्ट वगैरह करके 4 मेंबर वाली काउंसिल हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की बात करी थी। फिर इसमें एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि जो भी ये गवर्नर जनरल है, इसकी काउंसिल है, जो भी रेवेन्यू मैटर है वहाँ पे अपने जुरिस्डिक्शन नहीं देनी है, आप कोलकाता के लोगों को संभालो, ये हमारे बंदे यहाँ पर गेवन, तुमने इसके बारे में कुछ नहीं बोलना है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जहाँ पे कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो सब बड़े मजे से चल रही है। हमने यहाँ पे एक 6 मेंबर की बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया था, 6 मेंबर का, जिन्हें कहा गया था जो भी मतलब पॉलिटिकल काम वगैरह होंगे तुमने संभालने, उनको ट्रेड करने तो पॉलिटिक्स सारी तुम संभालो, पॉलिटिकल अफेयर्स तुम संभालोगे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता गया था। फिर इसमें इसके बाद एक एक्ट और आया था, जहाँ पर हमने देखा था कि जब वो कहा गया था कि मुझे वो करना है, अगर मुझे गवर्नर जनरल बनना है तो मुझे तुम एक काम करो, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो भी मेरी काउंसिल है, जनरल जो काउंसिल है उसको मैं ओवरराइड कर सकूँ, मुझे डिसीजन सही नहीं लगेगा तो मैं उनको ओवरटेक कर लूँगा और मुझे कमांडर इन चीफ भी बनाओ। इस तरह से वहाँ पे बातें करी गई थी। हमने आपको शॉर्टकट बताया था आरपीसी। अब हम सी वाले यानी कि चार्टर एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये 20-20 साल के बाद नए आते जाएंगे, ये अच्छे से समझना। फिर आपका 1857 के रिवॉल्ट से पहले जो भी होता वो सारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद 1857 के बाद के रिवॉल्ट वाला सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे वीडियो में कुछ भी दिखता नहीं तो टेंशन मत लिया करो, मुझे पता है कि शॉर्ट में लिखा हुआ है और आपको प्रॉब्लम हो रही होगी पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। आपको जो प्रॉपर नोट्स वगैरह हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। हमारा जो टेलीग्राम है जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो नोट्स मिलेंगे उसके एंड में मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, ताकि आपको यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ लो, जो नोट्स होंगे वहाँ से पढ़ना है, जहाँ से आपको ठीक लगता है टॉपिक वाइज, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह का वहाँ पर होगा, आपको मजा आने वाला पढ़ने में, बस अच्छे से कवर करते जाना। आज हम बात करते हैं, पहले चार्टर एक्ट 1793 की बात करते हैं। ये चार्टर एक्ट 1793 क्या था? सिंपल सा फंडा है, रेगुलेटिंग एक्ट से आगे का काम चल रहा था कंपनी को रूल को खत्म करना, धीरे धीरे ब्रिटिश ने अपने आप को वहां पे लाना सामने, ये सब कुछ चल रहा था। चार्टर एक्ट की सीरीज स्टार्ट करेंगे। चार्टर एक्ट स्टार्ट होता 1793 से। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे ओवरराइडिंग जो भी पावर्स थी उन सबको एक्सटेंड कर दिया। मतलब इससे पहले जो एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि ठीक है एक ही बंदे के लिए करा था, लेकिन अब बोल दिया आज के बाद जो भी गवर्नर जनरल बनेगा उन सभी की बात करें, फिर जो भी प्रेसिडेंसी, चाहे मद्रास चाहे बॉम्बे, जो भी प्रेसिडेंट जो गवर्नर वगैरह हैं, सबके लिए हम ये सिस्टम लगा देते हैं। जो इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यानी कि जो इनकी काउंसिल है जो इनकी हेल्प करती है इनको डिसीजन लेने में, अगर इनको लगेगा, गवर्नर जनरल को लगेगा नहीं मुझे डिसीजन खुद से लेना चाहिए, मैं ओवरराइड करूं, तो वो कर सकता है। ये सभी के लिए आगे तक फैला दिया। अभी तक सिर्फ एक बंदे के लिए था, इसके बाद ये सब पे लागू कर दिया। आने वाले टाइम पे जो भी गवर्नर जनरल होगा वो डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है, अपने डिसीजन भी ले सकता है कुछ सिचुएशंस में। एक ये इसमें चार्टर एक्ट 1793 में ये कहा गया। दूसरा क्या कहा गया, जो गवर्नर जनरल था उसको और ज्यादा पावर दे दी कि बम्बई और मद्रास तो था ही अंडर में, लेकिन अब एक्स्ट्रा पावर्स और दे दी कि जैसे उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ गई थी। उसके बाद क्या कर दिया, ट्रेड मोनोपोली कंपनी के 20 साल तक एक्सटेंड कर दिया। अभी तक क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में ट्रेड कर रही थी और कोई कंपनी ब्रिटेन से आ ही नहीं सकती थी ट्रेड करने के लिए, क्योंकि परमिशन ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन थी। तो इस एक्ट के बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल का और टाइम देते, तुम जाओ 20 साल और मजे करो, जितना लूट सकते हो लूटो इंडिया को, तुम्हें 20 साल का और टाइम दिया। तो ट्रेड मोनोपोली मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही आएगी यहाँ पर, वही काम करेगी। इस टाइम पीरियड को 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था। क्यों एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि पता है कि हमने ईस्ट इंडिया की चाबी जो टाइट कर ही ली है, थोड़ा और टाइट करेंगे 20 साल में, तो इसको मजा आएगा, यहाँ पर हम पैसा भी कमाते जाएंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे भी फिलहाल। तो ट्रेड मोनोपोली जो 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी थी। फिर उसके बाद क्या हो गया, कमांडर इन चीफ के बारे में कहा गया, मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल इफ अपॉइंटेड। मतलब क्या होगा यहाँ पर, अभी से पहले क्या था, कहा गया था कि मुझे ही जो है वो पावर्स को ओवरराइड कर पाऊंगा और मुझे ही कमांडर इन चीफ बना दो। तो यहाँ पर तो क्या है कि सभी को वो राइट दे दिए कि सभी के जितने भी गवर्नर जनरल आज के बाद आएंगे, सभी गवर्नर जनरल क्या कर सकेंगे, वो अपनी पावर्स को ओवरराइड कर सकेंगे। लेकिन सभी के सभी जो गवर्नर जनरल्स होंगे वो कमांडर इन चीफ नहीं होंगे, जो कमांडर इन चीफ रहेगा वो अलग ही रहेगा। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में अगर कहा जाता है कि जो हमारा कमांडर इन चीफ है उसे इस काउंसिल का, जो काउंसिल में थी 4 बंदों वाली गवर्नर जनरल वाली, अगर उसका हिस्सा रखना है तो स्पेशल केसेस में अपॉइंट हो तो ठीक है, वरना कमांडर इन चीफ अलग रहने वाला है। समझ गए? अभी
तक उस टाइम पे क्या था, इससे पहले जो एक्ट था कि वही गवर्नर जनरल था और वही कमांडर इन चीफ था। अब बोल दिया कमांडर इन चीफ अलग रहने वाला है, अलग अगर स्पेशल कोई केस है तो जब इसको अपॉइंट किया जाएगा तो ही वो काउंसिल का मेंबर बनेगा, वरना वो अलग बंदा रहेगा। आगे समझ के कह रहा हूं, जैसे हम कहेंगे जो हमारी कंट्री का जनरल है वो सरकार का हिस्सा नहीं है, वो अलग रहेगा। वो सरकार का हिस्सा तब भी रहेगा अगर स्पेशल कोई पॉइंट आएगा, समझ गए। MM नरवणे सरकार का हिस्सा नहीं है, वो अलग है। वो सरकार का हिस्सा तब भी बन सकते हैं अगर कोई स्पेशल प्रोविजन लाएंगे। इस तरह से समझ लो, नहीं भी समझ आए फिर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को देखो क्या झटके दे रहे हैं। उसको कहा गया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो हमने 6 मेंबर की कमेटी बनाई थी लास्ट टाइम पे, जिनको कहा गया था कि जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स है तुम देखोगे नई मेंबर्स बनाए थे, 6 मेंबर्स बनाए थे, वहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। कहा गया वो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, फिर जितना भी स्टाफ है उनकी जो पेमेंट है आज के बाद हम ब्रिटिश वाले जो अपनी सरकार, हम यहाँ से पैसे नहीं भेजेंगे, इनको जो भी पेमेंट देनी, इनको जो भी सैलरी देनी है, तुम जो इंडिया से जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो ना, उसी में से कुछ पैसा निकालो, बाहर साइड पे रखो और इनको पेमेंट करो। हम इनको पेमेंट नहीं करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर लो या इनके बंदों की बात कर लो, इनको पेमेंट तुमने करनी है क्योंकि तुम बड़ा पैसा कमा रहे हो इंडिया वालों से। थोड़ा सा पैसा अलग रखो और इनको पेमेंट करो। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ पूरे साल में, हर एक साल में तुमने क्या करना है, 5 लाख ब्रिटिश पाउंड हमें भेजने हैं ब्रिटेन में, सरकार को हमारी भेजने। समझ गए हो क्या कहा गया? जो भी ऑफिशियल से वहां पे काम कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्टाफ की बात करेंगे, सैलरी तुमने प्रोवाइड करनी है, इसको छोड़ के हर साल 5 लाख ब्रिटिश पाउंड भी हमको पहुंचाने बोल दे ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसके बाद क्या बोल दे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम्हारे जो भी हाई ऑफिशियल्स हैं, हाई ऑफिसर्स हैं, अगर वो बिना परमिशन के इंडिया छोड़ के बाहर निकलते तो हम बोलेंगे, हम ये समझेंगे कि उन्होंने रिजाइन दे दिया है, रेजिग्नेशन लेटर हमको दे दिया है। समझ गए? अगर बिना परमिशन के इंडिया छोड़ के बाहर निकलते हैं, ये ना परमिशन के बिना इंडिया छोड़ के बाहर निकल जाएं, अपनी कोई और टीम लाते हमारा काम खराब कर देंगे, तो हमने ये काम खराब करने देना नहीं है। अगर तुमने छोड़ा इसका मतलब तुमने रिजाइन कर दिया, हम किसी और को वहां बिठा देंगे। ये सारा किस में आ गया? चार्टर एक्ट 1793 में आ गया। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, 1793 हो गया, इसके 20 साल, क्योंकि 20 साल का टाइम पीरियड दिया था ना कंपनी को कि 20 साल तक तुम्हारा टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है, तुम्हारी मोनोपोली अभी भी है। 20 साल हो गया, यानी कि 1813 की बात करते हैं। फिर आता है नया चार्टर एक्ट। अब इस टाइम पे क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट की बात करेंगे, इसने अलग ही अपने पंगे डाल के रखे हुए थे कि ब्रिटिश का सामान हम इंपोर्ट नहीं होने देंगे, ब्रिटिश का यहाँ पे सामान आ ही नहीं सकता है। अब जब ब्रिटिश का सामान वहां पर आ ही नहीं पाएगा, बाकी देशों में जा ही नहीं पा रहा जहाँ पे पंगा वगैरह चल रहा है, अब जो ब्रिटिश के ट्रेडर्स हैं वो तो बोलेंगे ना कि चलो अभी तक तो ठीक था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को तुमने इंडिया में भेजा हुआ है, हम अपना सामान आगे पीछे भेज रहे थे, हमारा काम चल रहा था। अब उधर नेपोलियन ने भी पंगा डाल दिया हुआ है, वो हमारा सामान यहाँ पे आने नहीं दे रहा है, अब हम अपना सामान बेचेंगे कहाँ पे? हमें भी इंडिया में भेजो, हम भी वहां पे ट्रेड करेंगे। ऐसी शर्तें रखना स्टार्ट कर दी, सरकार भी प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया। तो सरकार ने क्या कर दिया, ट्रेड मोनोपोली जो कंपनी की थी वो खत्म कर दी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया, नहीं बेटा अब तुम अकेले ट्रेड नहीं कर सकते हो वहां पे, हम और भी टीम यहाँ से भेज रहे हैं, वो सारे भी ट्रेड करेंगे। मतलब ट्रेड मोनोपोली की अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करेगी, वो सिस्टम खत्म कर देते। लेकिन हाँ, तुम बड़े पुराने बंदे हो, तुम स्टार्टिंग से वहां पे काम कर रहे हो, हम एक काम करते हैं, चाय का जो भी काम है या फिर चाइना से जो भी ट्रेड हो रहा है उसमें तुम्हें अभी भी मोनोपोली मिली है, तुम वहां पर अभी भी अकेले लगे रहो। लेकिन बाकी ये नहीं कि तुमने पूरे इंडिया पे कब्जा करके रखना है। अब बाकी की कंपनीज भी हम यहाँ से भेज रहे हैं, वो भी वहां पे ट्रेड कर सकती हैं। अगर ऐसे नहीं करते तो पता नहीं हमारे साथ क्या कर देंगे यहाँ पे ये, ठीक है। आपने पूरी प्रेशर पड़ा हुआ था ना, तो उनकी बातें भी माननी थी, तो ये सब कुछ वहां पे चल रहा था। इसी चार्टर एक्ट 1813 की बात करेंगे। यहाँ पे क्या करता, आप कहा क्रिश्चियन जो भी मिशनरीज उनको कहा था भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंडिया में जाओ, वहां पे जाके क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करो, लोगों को बताओ क्रिश्चियन धर्म के बारे में, वहां पे क्रिश्चियनिटी को फैलाओ, वहां पर जाके इस तरह की भी कहा बातें वहां पे की मिशनरीज को इंडिया में भेजेगा कि वहां पे अपना धर्म फैलाना हमने। उसके बाद क्या गया, कहा गया कि जो ब्रिटिश क्राउन है वही सबसे बड़ा, मतलब उसको एक तरह से और पावर देते जा रहे थे कि ब्रिटिश क्राउन के सब कुछ अंडर करते जा रहे थे। वेस्टर्न एजुकेशन, कहा गया भाई वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लेके जाओ, क्योंकि हमारे ऑफिशियल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी और भी कंपनी वहाँ पे भेज रहे हैं। अब कोई कंपनी के पे जाते उसमें ऑफिसर्स होते हैं, छोटे मोटे रैंक के बंदे भी होते हैं, अब वो सारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको वैसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। अब छोटा मोटा जो बंदा वहाँ पे काम करवाएंगे, क्लर्क टाइप का करवाएंगे, कुछ भी करवाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब इंडिया का सिस्टम पढ़ने का अलग है, हमारा अलग है, तो वहाँ पे जगह वेस्टर्न एजुकेशन फैलाओ ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो हमारे कल्चर को समझ सकें, और जो हमारे लोग यहाँ से जा रहे हैं वो आराम से वहाँ पे रह सके, उनको वहाँ पे एटमॉस्फेयर वैसा मिल सके, समझ गए हो। और हम अपनी कंपनी में यहाँ से बंदे क्यों भेजा काम करने, छोटे मोटे लेवल के, हम इंडिया से उठाएंगे वहाँ पे बंदे, उनको वैसी शिक्षा
खुश होगे ताकि वो हमारी कंपनी में काम कर सकें, हमारे कपड़े कैसे, हमने क्या क्या स्टाइल करना है, हमने क्या करना है, वो सारों को सिखाओ ताकि वो भी वही सब कुछ अडॉप्ट करें और हमारे लिए ईजी बन जाए, हम लोगों को वो समझ सके, हम उनको समझ सके, मिलकर काम करेंगे, काम तो करेंगे नहीं, मिलकर लूटेंगे इंडिया को, समझ के इस तरह का काम वहाँ पे चल रहा था। तो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कहा गया साल में 1 लाख का बजट रखो, हर साल 1 लाख रुपए वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर खर्चना है कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन लानी है, समझ गए हो। उसके बाद क्या करा गया, अब ये सारी बातें आ गई, किसी को सरकार ने सलाह दी, ब्रिटिश सरकार को, कि तुम पागल हो गए हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, एक तो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी हालत तुमने ख़राब कर दी है, और ऊपर से तुम इंडिया वाले हैं वहाँ पे, वो अपने कल्चर को बड़ा वो मानते, तुम वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन लेके जा रहे हो, कृष्ण धर्म वहाँ पे फैला रहे हो, तुम्हें एक काम करना चाहिए, भारत की सरकार, जो छोटी मोटी सरकार जो अपने वहाँ पे लेवल पे काम करती हैं, उनको भी खुश करने का काम करो ताकि वो भी खुश हो जाएं। तो ब्रिटिश वाले बोलते हैं हाँ भाई उनको भी खुश करना पड़ेगा। वो इस चक्कर में क्या करते हैं, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं हम तुम्हें छूट देते हैं। किस तरीके की छूट देते हैं, तुम वहाँ के जो भी लोग हैं उन पे तुम टैक्स लगा सकते हो, ठीक है, और अगर कोई बंदा टैक्स नहीं देता तुम उसको पनिशमेंट दो, हम तुम्हें छूट देते हैं। मतलब ब्रिटेन में बैठे हुए लोग इंडिया वालों को छूट दे रहे हैं कि तुम टैक्स लगाओ और तुम्हारे बंदे अगर टैक्स नहीं देंगे तो तुम उनको पनिशमेंट वगैरह दो, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको लगे हमारे पास भी कुछ राइट है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे भी चलती है यहाँ पे आ गया, समझ गए। इस तरह से पागल बना रहे थे यहाँ पर। ये सब कुछ किस में आ गया, चार्टर एक्ट 1813 में आ गया। 1793 वाला वो फंडा क्लियर हो गया, 1813 वाला भी क्लियर हो गया। अब और 20 साल के बाद आते हम यहाँ पे बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। अब यहाँ पे क्या कर दिया, जो गवर्नर जनरल बंगाल का था ना उसे क्या बोल दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, वहां पे क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल, उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, समझ गए। और उसके अंडर मद्रास, बॉम्बे वगैरह सारे अंडर कर दिए। अब यहाँ पे एक स्टेप और उठ गए, अब यहाँ पे क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसे क्या बना दिया, उसे बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, समझ क्यों। अब बंगाल पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, पूरे इंडिया पे कब्जा कर रहे हैं। जो वो उस पोजीशन पे बंदा था अब वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया, ये कर दिया। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये तो हो गया आज की वीडियो में। कल की वीडियो में आपको पता था पहला गवर्नर जनरल कौन बना था बंगाल का, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि पहला गवर्नर जनरल कौन बना था बंगाल का। इसी के साथ साथ ये भी बताओ कि पहला गवर्नर कौन था बंगाल का। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, साथ में आंसर देना, गवर्नर कौन था पहला बंगाल का और साथ ही साथ गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का पहला, दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या कर दिया, गवर्नर जो थे बॉम्बे के या मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें, इन्हें कह दिया कि तुम चाहे बॉम्बे के गवर्नर हो चाहे तुम मद्रासी गवर्नर हो, हमने तुम्हारी हालत पहले से खस्ता करके रखी हुई है, हम तुम्हारी जिंदगी और खराब कर देंगे। इन्होंने क्या बोला उनको कि तुम्हारी जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, अब तुम वहां पे लेजिस्लेटिव पावर समझते हो ना, कानून वगैरह बनाना, अब तुम वहां पे कानून नहीं बना सकते, वो हम देखेंगे, तुम नहीं देखोगे। तुम खाली गवर्नर बन के बैठे तो गवर्नर बन के बैठे रहो, तुम्हारे पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, क्योंकि हमारे खून में क्या है, हमारे खून में ये है कि तुम्हारा नींद हराम करनी है, तुम्हारा जीना हराम करना है। ये सब कुछ अंग्रेजों के उस टाइम चल रहा था वहां पे। फिर इसके बाद कहा गया जो हमें से पहले जितने भी एक्ट लाए थे ना वो सारे के सारे रेगुलेशंस थे, अब हम एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बोल दिया कि तुम अब कमर्शियल बॉडी नहीं हो, हमने तुमको एक टाइम पे बोला था कि पॉलिटिकल अफेयर्स हम चलाएंगे, तुम ट्रेड वगैरह तुम देखो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बोल दिया कि तुम भाई कमर्शियल बॉडी नहीं हो, तुम ट्रेड करने वाली बॉडी नहीं, वो भी हम सब देखेंगे वहां पे जाके। और उसके बाद क्या कर दिया, इसमें एक अटेम्प्ट बनाया गया, अटेम्प्ट किया गया उनकी तरफ से कि हम ये काम करेंगे, जो सिविल सर्विसेज है, कंपटीशन है वो ओपन रखेंगे ताकि इंडियंस भी वहां पे पार्टिसिपेट कर सकें। हालांकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कंपनी के जो मेंबर्स हुआ करते थे, उन्होंने इसको अपोज करा। उस वजह से क्या हो गया, ये जो ओपन कंपटीशन था सिविल सर्विसेज की बात करें, ये इस टाइम पर लागू नहीं हो पाया था। समझिए वो फंडा क्या है, 1793 चार्टर एक्ट क्या था, 1813 क्या था, 1833 क्या था। अब हम बढ़ेंगे सबसे लास्ट में जो चार्टर एक्ट आया था जो कि 1853 का आया था, इसके बारे में पढ़ेंगे इस चार्टर एक्ट में क्या था। अब यहाँ पर क्या है उस पर आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर जरूर करना। और हम अलग से प्लेलिस्ट बना चुके हैं इंडियन पॉलिटी के नाम से, तो वहां पे जाके वीडियोस देखते रहना, सीक्वेंस में वीडियोस को अरेंज कर दिया हुआ है। और जैसे ही वीडियो अपलोड होती है ना उसी टाइम नोट्स नहीं अपलोड करते हो टेलीग्राम में। जैसे मान के चलो वीडियो शाम को 5 बजे या 6 बजे अपलोड हुई है तो नोट्स उसके 3 से 4 घंटे के बाद आपको मिला करेंगे, कभी कभी 2 घंटे के बाद भी मिल जाया करेंगे, उसी मोमेंट पर नहीं मिला करेंगे, ठीक है, थोड़ा वेट कर लिया करना। अब लास्ट की बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और किसी बच्चे ने कहा था कि ये सिर्फ सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ सकते हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप ये पढ़ सकते हो, टेंशन मत लो, ठीक है, एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आपको। चार्टर एक्ट 1853 की बात करते हैं, इसमें क्या था, ये और खतरनाक आ गया था।
चार्टर एक्ट 1853 की बात करेंगे, यहाँ पे क्या कर दिया था, सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। मतलब यहाँ पे क्या कर दिया था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दोनों अलग कर दिए। मतलब अभी तक क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, 6 मेंबर की कमेटी बनाई थी, जिसे बोर्ड ऑफ मेंबर कहा गया था। हमने पढ़ा था 6 मेंबर वो पिट्स इंडेक्ट में अपॉइंट कर गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह अपॉइंट कर गया था। अब यहाँ पे बोल दिया यही जो है वो एग्जीक्यूटिव भी देख रहा था, यही लेजिस्लेचर भी देख रहा था, मतलब यही कानून भी देख रहा था, उनको एग्जीक्यूट करवाना कि कानून का पालन हो, सारा कुछ यही देख रहा था। अब यहाँ पर क्या कर दिया, और अच्छे से उसको आगे फैलाने के लिए इन्होंने लेजिस्लेचर को अलग कर दिया, मतलब कानून बनाने वाला सिस्टम अलग कर दिया, और एग्जीक्यूट वाला यानी कि जैसे पुलिस होगी जिसको एग्जीक्यूट करवाएगी कि कानून के, जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों की ट्रैफिक रूल्स का फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक ने ट्रैफिक रूल्स बनाए, एक उनको पालन भी तो करवाएगा, समझ गए हो। इस तरह से कर दिया, लेजिस्लेचर अलग कर दिया, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग कर दी। तो अब क्या कर दिया, यहाँ पे 6 नए मेंबर लेकर आ गए और एक अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहले से था 6 मेंबर वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पहले से था, वो क्या देखेगा, एग्जीक्यूशन को, मतलब किस तरह से जो कानून बन चुके हैं उनको किस तरह से लागू करवाना है, समझ गए। वो किसको दे दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और 6 नए मेंबर की टीम बना दी। ऑलरेडी 6 नए मेंबर पहले बनाए हुए थे, अब 6 नए मेंबर और बना दिए, यहाँ पर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स। और जो 6 नए मेंबर्स इनको बोल दिया ये हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि ये क्या करेगी, ये कानून बनाया करेगी। और उसको नाम क्या दिया गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, समझ गए हो। नाम इंडिया का जोड़ दिया, काम खुद ही कर रहे हैं वो सारे। यहाँ पर ऐसा ये सब कर क्यों रहे थे कि इसको और एक्सपैंड क्यों कर रहे थे, क्योंकि इस टाइम पे हम देखो 1853 के पास पहुंचे हुए, आने वाले टाइम पे 1857 का रिवॉल्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे सिंध हो गया, पंजाब हो गया, इस पे ईस्ट इंडिया कंपनी ना अभी भी कब्जे करी जा रही थी। हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे कब्जे कर रही थी। तो इस टाइम पे सिंध पंजाब पे कब्जे कर लिए हुए थे। उधर से लॉर्ड डलहौजी, इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लेके आया हुआ था, जगह अपने कब्जे में किया जा रहा था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने एम्पायर को और फैला रही थी, चाहे पावर्स खत्म हो रही थी, कम हो रही थी, लेकिन एम्पायर को एक्सपैंड कर रही थी। अब इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए 6 बंदे काफी नहीं है, हम थोड़ा और काम कर लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव अलग कर दिया, एग्जीक्यूटिव अलग कर दिया, और एग्जीक्यूटिव जो पहले थे उनको दे दिया, और कानून बनाने का काम, लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम नए 6 मेंबर लेकर आ गए। और जो 6 मेंबर थे कौन से थे, एक था चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का था, एक और रेगुलर जज ले लिया सुप्रीम कोर्ट का, और बाकी 4 लोकल मेंबर ले लिए, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा प्रेसिडेंसी। इन 4 प्रेसिडेंसी से 4 मेंबर अलग ले लिए। मतलब यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि लोकल मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करा गया, तभी नाम रखा है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि लोकल बंदे भी हमने यहाँ पर लिए हैं। भाई देखो, तुम्हारे बंगाल का भी लिया है, मद्रास का भी लिया है, बॉम्बे का भी लिया, आगरा का भी लिया है। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हारे बंदे हमने यहाँ पर ले लिए। इस तरह से पागल बनाया गया था। और इसके बाद जैसे मिनी पार्लियामेंट भी कह दिया गया। जो 6 बंदों की टीम थी, जैसे पार्लियामेंट का काम है कानून वगैरह बनाना, इसे मिनी पार्लियामेंट कहा गया कि ये क्या है, एक तरह से मिनी पार्लियामेंट है जो ये नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, कि ये मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। और साथ साथ इस टाइम पे क्या कर दिया, कोवेनेंटेड जो सिविल सर्विसेज थी, मतलब जो हाईएस्ट पोस्ट में जो कंपटीशन की तो जो पोस्ट मिलती है ना, हाईएस्ट जो कंपनी में हाईएस्ट रैंक वाले बंदे होते हैं, उस पोजीशन के लिए भी कंपटीशन ओपन रख दिया। अगर तुम एग्जाम पास कर लोगे तो तुम्हें हाईएस्ट जो पोजीशन है वो मिल जाएगी। लोअर तो अभी भी मिल रही थी, हाईएस्ट पोजीशन के जो कंपटीशन एग्जाम होता था सिविल सर्विसेज वाला, वो ओपन कर दिया इंडियंस के लिए भी। पहले रोक दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पे परमिशन दे दी गई, और इंडियन सिविल सर्विस कमीशन बनाया गया था 1854 में। जो पेपर पास करेगा वो क्या बन जाएगा, हाईएस्ट कमांड पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पर क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को फिर से एक्सटेंड कर दिया। लेकिन अब क्या था, ऐसे नहीं कि ट्रेड मोनोपोली की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी आगे रूल कर सकती है। इस टाइम पर नाम का रूल करते वैसे तो कुछ था नहीं, कह रहे कंपनी अभी भी रूल कर सकती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है। यानी कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगेगा ये हमारा मतलब विश्वासघात किया, या हमारे बातों पे नहीं चल रही, जो हम कह रहे हैं वो नहीं फॉलो कर रही है, हम इसको उसी टाइम टर्मिनेट कर देंगे, कंपनी को वापस बुला लेंगे। समझ गए हो, ये सब हो गया था चार्टर एक्ट 1853 से। तो ये थे हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट एक्ट जो हमने चार्टर एक्ट की कैटेगरी में पढ़े। इसी के साथ साथ आपका 1858 से पहले जो हुआ था वो हमने सब कुछ कवर कर लिया है। इसको हम 1858 के बाद क्या क्या हुआ था वो एक बार पढ़ लेंगे, कौन से एक्ट आए थे, फिर सीधा हम चलेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो कि आपके लिए इन दोनों टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। हालांकि ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं,
आप इवन यूपीएससी के एग्जाम देने जाओगे ना, तो यहाँ से बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में, किसी से पूछ के देख लेना आप सभी, ठीक है। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना, और ये पक्का बताना कि कंटेंट थोड़ा एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा का मतलब है एक वीडियो में ज्यादा पढ़ाऊं, जैसे मतलब पहली वीडियो बनाई है दूसरी वीडियो बनाई है, जितना इन 2 वीडियोज में पढ़ा है उतना एक ही वीडियो में पढ़ाऊं, या फिर जितना जितना पढ़ा रहा हूं उतना आपके लिए इनफ रहने वाला है। आपकी कैपेसिटी कैसी है, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उसके हिसाब से मैं आगे स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर करना, टेलीग्राम में नोट्स मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम भी इसी नाम से, वहां पे जाकर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। बाय बाय।